गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम करा दिया था मैं उससे आगे लेके आपको चल रहा हूँ। हमने चैप्टर 2 शुरू किया था यूनिट एंड मीजरमेंट वाला, ठीक है। उसमें ये आगे का टॉपिक है मीजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो जो बहुत लंबी लंबी दूरियाँ होती हैं उनको हम कैसे मीजर करेंगे? उनको हम टेप से या फीते से मीजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए ये मेथड है। जैसे हमको अपने घर से लेकर और मून तक की या चंद्रमा तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम आवर होम टू द मून, देन दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अस। वहाँ पर ये मेथड यूज़ किए जाते हैं, ठीक। उसके लिए क्या करना होता है, तो ये मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको इसका नोट भी करना है अपनी कॉपी में। मीजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस ऑफ स्टार और प्लैनेट कैन बी मीजर डायरेक्टली बाय मीटर स्केल। उसको मीटर स्केल से नहीं नाप सकते, उसके लिए ये मेथड है। तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड, ये जो डिस्टेंस है ये कहाँ है? ये पॉइंट कोई P है जहाँ पर हम हैं, और ये कोई बॉडी है, जैसे मान लो प्लैनेट है। तो ये प्लैनेट का क्या हो गया? ये प्लैनेट का डायमीटर हो गया। मान लो इस तरह से प्लैनेट है तो इसका डायमीटर हो गया, ठीक। तो हम उस प्लैनेट को देख रहे हैं। तो जब हमने उसका अपर पार्ट देखा प्लैनेट का और लोअर पार्ट देखा, तो हमारे पास एक एंगल मिल जाएगा हमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट का। मान लो मुझे ये ऑब्जेक्ट देखना है और यहाँ से देखना है, तो यहाँ से मैं उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह देखूँगा, तो ये जो एंगल मिलेगा तो इसको बोलूँगा मैं थीटा एंगल, ठीक। और इसका जो डायमीटर है वो B बोल दिया, ठीक। और डिस्टेंस जो हमें कैलकुलेट करनी है वो D है। तो फॉर्मूला होता है D=B/θ। तो ये फॉर्मूला कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। आपने जो सर्किल पढ़ा होगा ना, सर्किल, जैसे कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, और हमको ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको कॉर्ड बोलते हैं, नहीं कुछ और बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मैथ में? हिंदी में तो इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। आर्क, सॉरी, इसको बोलते हैं आर्क हिंदी में। तो ये इसकी रेडियस हो गई R, इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं, हिंदी में इसको चाप बोलते हैं, और ये थीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता था मैथ में, क्या होता था? एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। वही फॉर्मूला है ये भी। तो देखो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा थीटा = आर्क क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसको B लिया गया है, B अपॉन रेडियस क्या हो जाएगी? ये वाली रेडियस, यहाँ इसको D लिया गया है, D कर देंगे, तो D निकालेंगे तो B/θ हो जाएगा, ठीक। इस तरह से ये वही फार्मूला है, लेकिन हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्पेशल मेथड टू फाइंड द साइज ऑफ ए प्लैनेट, किसी प्लैनेट का साइज हमको निकालना है, उसके लिए ये फार्मूला है जो मैंने भी बताया आपको। ये कोई प्लैनेट है, इसका डायमीटर D है, तो डायमीटर एंगल हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी पर्सन से। ऑब्जर्वर माने हम में से कोई व्यक्ति हो सकता है। तो ये यहाँ से इस तरह से हम इसको करते हैं, ठीक। तो ये मेथड इतना ही है। इस पर मैं एक न्यूमेरिकल भी आपको दूंगा करने को, और मैं एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक आपको करने के लिए दूंगा। और ये न्यूमेरिकल जो है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूरेसी, प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मीजरमेंट। तो एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज़ द मीजर ऑफ हाउ क्लोज द मीजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो हमारे पास जैसे हमारे G है, स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। तो अभी हमको G की वैल्यू अपने लैब में निकालनी है। तो हमारे पास हम इस वैल्यू को क्या मानेंगे? इस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मानेंगे, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू वो मानी जाएगी जो उसका एक्चुअल वैल्यू जो होती है, ठीक। फिर हम लैब में परफॉर्म करेंगे, लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाकर। तो जैसे G की वैल्यू 9.8 है, मैंने बताया आपको। तो अभी हम इसको लैब में परफॉर्म करेंगे, तो लैब में हो सकता है 9.8 ना आए, 9.7 आए, या 9.9 आए, या 9.72 आए, कुछ भी आए, अलग आएगी ना। तो उसको हम बोलेंगे मीजर्ड वैल्यू,
ठीक है, उसको बोलेंगे मीजर्ड वैल्यू। तो अब आपको एक्यूरेसी समझ में आ जाएगी। हाउ क्लोज द मीजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मतलब हमारी जो मीजर्ड वैल्यू है जो 9.7 है और हमारी ट्रू वैल्यू 9.8 है, ये इसके कितने क्लोज है। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी, इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये होता है एक्यूरेसी। दूसरा होता है प्रिसीजन। इट टेल्स वाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज़ मीजर्ड। तो जो हम क्वांटिटी मीज़र कर रहे हैं उसकी लिमिट क्या है, मतलब उससे ज़्यादा हम उसको नहीं ले सकते। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए मोर प्रिसीजन वैल्यू इज मोर एक्यूरेट टू। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो प्रिसीशियस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी ज़्यादा मानी जाएगी। तो प्रिसीशन माने बोलते हैं कि तरह से तुक्का लगाना, शुद्ध हिंदी में बात करें तो वो भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो ये प्रिसीजन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें एरर की बात होंगी तो सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती हैं द एरर विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। जैसे हमें वैल्यू 9.8 लेके आनी थी और हमारी वैल्यू आ रही है 9.9 पहली बार में, दूसरी बार 9.91, दूसरी बार 9.92। तो देखो हर बार जो वैल्यू आई है वो 9.8 से ज़्यादा आई है, तो ये सिस्टमेटिक एरर बोली जाती है। तो कभी क्या है कि 9.8 आ रही है, कभी 9.7 आ रही है, तो एक बार तो ज़्यादा हो गई, एक बार कम हो गई, तो ये जो है ज़्यादा गड़बड़ है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, या तो वैल्यू जो हमारी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आए हर बार, या ट्रू वैल्यू से हर बार कम आए, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब ये है कि जो एरर है हमारे इंस्ट्रूमेंट में ही है, हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, उसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो जाहिर सी बात है हमारे रिजल्ट में भी एरर आएगी। ठीक, तो ये एरर कब दूर करी जा सकती है, इंस्ट्रूमेंट को सही करके या अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके। इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ कॉलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग है। और दूसरा है ज़ीरो एरर उसके अंदर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसका हमको सही मेथड नहीं पता है कि हमको इसको कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है हमसे फिर गलती होगी, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। द मेजरमेंट इंट्रोड्यूस एरर ड्यू टू हिज केयरलेसनेस और कैजुअल बिहेवियर। हमारा व्यवहार ठीक नहीं है प्रैक्टिकल करते टाइम, तो हमसे गलती हो जाती होगी। हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, तो इधर हमने कुछ और मिला दिया। जैसे मान लो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमको मान लो 5 ml एसिड डालना है, किसी ने हम धक्का दे दिया, हिला दिया, तो 5 की 6 ml उसमें चला गया, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी क्या होगा, गड़बड़ होके आएगा। तो उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से प्रैक्टिकल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको लैब में बहुत ध्यान रखनी होती हैं। रैंडम एरर। रैंडम एरर ऐसी एरर है जिन पे हमारा जो एक कांस्टेंट कॉज की वजह से होती हैं। ठीक है, रैंडम एरर बोलेंगे द एरर विच कांट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमेटिक और कांस्टेंट कॉज। जैसे रैंडम एरर बोल दीजिए कि लाइट चली गई एकदम से, फिर दोबारा से लाइट आई। तो जैसे मान लो प्रैक्टिकल कर रहे हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो लाइट से होते हैं। लाइट चली गई तो हमने अरेंजमेंट कर रखा था, तो लाइट चली गई, फिर से लाइट आई तो पता चला कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक, दूसरा हम बहुत तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वायर का टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक, दूसरा मौसम का ही फर्क रहता है इसमें। जैसे गर्मी के दिनों में हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो अगर हम गर्मियों में प्रैक्टिकल करेंगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, सर्दियों में करेंगे वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं हम, तो स्पीड ऑफ साउंड जो एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, तो एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा आएगी। तो बरसात के दिनों में प्रैक्टिकल करेंगे वो स्पीड ऑफ साउंड वाला तो उनको ज़्यादा मिलेगी, और गर्मी के दिनों में करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड कम मिलेगी। तो ये भी एरर होती है जो हमारे आसपास के माहौल पर डिपेंड करती है।
ठीक। और रैंडम एरर ऐसी होती है जिसका मतलब कुछ कह नहीं सकते एरर कब हो जाएगी, अचानक से तार टूट गया या जो भी हो गया। एक होती है एब्सोल्यूट। अब यहाँ से जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं इसके आगे। एब्सोल्यूट एरर माने ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू तो जो हमें पहले से पता है कि हमको आंसर इतना लेके आना है, जैसे 9.8 लेके आना है, और मीजर्ड वैल्यू जो हमने निकाली है, तो ट्रू वैल्यू में से मीजर्ड वैल्यू को हम घटा देंगे। ठीक। तो ट्रू वैल्यू क्या होती है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए भी क्या करते हैं, हम 5 बार प्रैक्टिकल करते हैं या 10 बार। कोई प्रैक्टिकल हम 1 बार या 2 बार नहीं करेंगे, उसको करीब हम 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना अच्छा होता है। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मानो हमने प्रैक्टिकल 10 टाइम्स किया तो हर बार उसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। हो सकता है एक आध बार सेम वैल्यू भी आ जाए। तो उन्होंने 10 मानो हमने 10 बार प्रैक्टिकल किया तो 10 वैल्यूओं को ऐड करेंगे, A1 + A2 + A3 अप टू AN अपॉन 10, मतलब उसका एवरेज हम निकालेंगे। तो उसको हम बोल देंगे ये मतलब हमारी सबसे सही वैल्यू है, उसको बोल देते हैं ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, A + A2 + A3 अप टू AN अपॉन N। ठीक। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब, अब ये डेल्टा क्या हो जाता है, ये इसका पूरे का मीन आ गया। तो रिलेटिव एरर का मतलब एक वैल्यू, जैसे हमको बताया उसमें कि हमने मीजरमेंट किया लेंथ का, तो लेंथ की जो मीजरमेंट में जो एरर आई वो 7 मीटर थी और एरर उसकी 0.2 थी। ठीक है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, 0.2 को ऊपर रखेंगे अपॉन 7, ये हमारा रिलेटिव एरर निकल के आएगा। ठीक। जो हम एरर निकाल लेते हैं, जो हमने यहाँ से एरर निकाली, उस एरर को कहाँ रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे। यहाँ से हमने जो एरर निकाली है जिसको हम डेल्टा AN बोल रहे हैं, उसको यहाँ ऊपर रखेंगे अपॉन ट्रू वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो ऐसा करने पर हमको क्या मिलता है, हमको रिलेटिव एरर मिलती है। और परसेंटेज एरर के लिए क्या है, इस रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाती है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही है, आप यहाँ तक नोट करेंगे, कल मैं इसके न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊँगा। ठीक है। तो पढ़ते रहिए और रिस्पॉन्स करते रहिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमको दोबारा से बता दीजिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक टाइम है। आप रात को 10 बजे मैसेज करोगे, 10 बजे कॉल करोगे तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, लेकिन आप प्रयास करिए कि आपका कॉल और मैसेज जो है दोपहर 2 बजे तक हो जाए। मतलब 2 बजे तक स्कूल की टाइमिंग रहती है, आप उस दौरान मुझसे पूछ लीजिए। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो शाम तक पूछ लीजिए, तो कुछ मेरे लिए पर्सनल टाइम बचे, ऐसा आपको भी ध्यान रखना है। ठीक। चलिए पढ़ते रहिए।